हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JAIIB का पेपर 4 जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसका थर्ड चैप्टर है, यूनिट 3 करेंगे। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग। तो जो ग्रोथ है रिटेल बैंकिंग की, वो बेसिकली उसके कैसे देखी जाती है। जो भी रैपिड एडवांस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंफॉर्मेशन IT सेक्टर जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और जो माइक्रो लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं डिमांड और सप्लाई में, उन सबको मिला करके जो रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली रिटेल बैंकिंग में दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब मतलब रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ के। रिटेल बैंकिंग क्या होता है, ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पर राइट प्लेस और राइट टाइम पर राइट पर्सन को देना। ठीक है, ये एक तरह से सिस्टम है उसका। बिफोर दैट अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। प्लीज़ गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। रिटेल बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं वो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है मल्टीपल प्रोडक्ट, दूसरा है मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट, लोन, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, पोस्टपेड कार्ड, वो सब हो गया। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज़, ये सब मल्टीपल मतलब कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हो गए। मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि कॉल सेंटर के थ्रू देना, या ब्रांचेस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या सुविधाएं देना, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कियोस्क के थ्रू। और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप का मतलब है कि कंज्यूमर्स हो गए, इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस हो गए, या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए, ये इनके कस्टमर ग्रुप्स हो गए। तो जो यूनिट डील करती है अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस से, उनके स्ट्रक्चर से, प्रोडक्ट मॉडल से, बिजनेस अप्रोच से, जो भी रिटेल के लाइबिलिटी प्रोडक्ट हैं, असेट्स हैं, वो सब हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर है रिटेल बैंकिंग में, उसको चार हिसाब से देख सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, फिर है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, फिर है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, और चौथा है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मतलब है कि एक ऐसा मॉडल स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रोसेस जो हैं, मॉडल्स जो हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एंड टू एंड प्रोडक्ट सर्विसेज दी जाती है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, मतलब जिसमें प्रोडक्ट को सेंटर में रखकर और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक एक मॉडल बन गया, ऐसा समझिए। वर्टिकली ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि इस तरह की फंक्शनैलिटी होगी प्रोडक्ट्स के बीच में कि कस्टमर डेटाबेस जो होगा, मतलब कस्टमर के बेसिस पे चेंज हो रही होंगी चीज़ें। मतलब एक कस्टमर डेटाबेस आपने डिसाइड कर लिया, उस पर आप प्रोडक्ट्स चेंज करते जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल का मतलब है कि इसमें बेसिकली ये बेसिकली एक तरह से प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहेगा, इसमें जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन रहेगी सभी प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है, उसमें कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टली में प्रोडक्ट हमेशा सेंटर में रहेगा, और वर्टिकली में हमेशा जो कस्टमर या कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा सेंट्रलाइज सेंटर में रहेगा। ठीक है, ये फ़र्क है सब में। अच्छा, बिजनेस अप्रोच क्या है रिटेल बैंकिंग में, डोमेन स्पेसिफिक बताया गया है आगे। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं अलग अलग डोमेन की टारगेट करते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग बैंक द्वारा, वो क्या है। पहला है सेगमेंटेड अप्रोच। सेगमेंटेड एक समझ, जैसे डिपार्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह सेगमेंटेड भी है। सेगमेंटेड अप्रोच का मतलब होता है जब ब्रांचेस जो है इस तरह से क्लासीफाई कर दी जाती हैं कि जैसा उनका बिजनेस का पोटेंशियल हो आगे रिगार्डिंग किस रिटेल पर्पस के लिए, या जिस सेगमेंट को पर्टिकुलरली वो टारगेट कर रहे हैं बैंक, उसके लिए अलग से एक ब्रांच कर देना, ऐसा समझ लीजिए। तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी अकॉर्डिंग होगी। ये ब्रांचेस जो होती हैं वो इस तरह से पोजीशन की जाती हैं, एक रिसोर्स सेंटर की तरह, एक स्रोत हो जाएगा वो, कि फिर वो ओवरऑल जो बैंक का सेगमेंटेशन होगा उसको प्लान करेंगे। जो ब्रांचेस हैं वो रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर या जनरल सेंटर के हिसाब से बिजनेस फोकस को क्लियरली अलग अलग करते हैं, जैसे क्रेडिट हब वगैरह होते हैं उस तरह से ये उस पर्पज से होगा। या अगर देखा है तो इसको अभी खैर आगे हम लोग वही पढ़ेंगे, ज्योग्राफी बेस के पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक PSBs यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत इफेक्टिव मॉडल है, और आजकल सब में काफ़ियों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर अगला है जियोग्राफी, एक सेगमेंटेड अप्रोच हो गया, एक होगा जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच। जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें सेमी अर्बन, रूरल, अर्बन या मेट्रो ब्रांचेस इस तरह से डिसाइड कर देते हैं। तो क्या है कि वहाँ पे एक ही प्रकार की पॉपुलेशन है, तो उनकी ज़रूरतें भी सेम होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल रिटेल बैंकिंग में कैसे होते हैं, एक तो होते हैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट। तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट को बेसिकली तीन हिस्सों में बांटा गया है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड टर्म डिफर्ड अकाउंट। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग वैल्यू ऐड करते हैं ओवरऑल बैंकिंग में।
जो रिटेल डिपॉजिट है वो बेसिकली स्टेबल होता है, और कोर डिपॉजिट जो है बैंक का वही वहीं से निकल के आता है रिटेल डिपॉजिट से। वो एक तो इंटरेस्ट इंसेंसिटिव होता है और बार्गेनिंग भी उसमें कम होती है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिविजुअल्स उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर एक कॉर्पोरेट हाउस सीधे 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करेगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड करेगा। लेकिन अगर 100 लोग 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, या मान लीजिए 100 लोग, यानी 1,000 लोग 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं, तो वो आपसे इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करेंगे। तो ये मतलब कहने का है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो एडिशनल बार्गेनिंग उसकी कम होती है, और इसीलिए इसमें इंटरेस्ट इंसेंसिटिव होता है, ये डिपॉजिट होता है। ये लो कॉस्ट फंड होता है बैंक के लिए, क्योंकि वो कम पैसे पे उसको अक्वायर करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट पे उसको लेंड करते हैं आगे। जो इसमें क्या है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज इसमें इंटरपर्सनल लेवल पर अच्छे संबंध बनते हैं। रिटेल में असेट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? रिटेल असेट जो होता है बेसिकली रिटेल देखा है तो रिटेल लोन से संबंधित है। ये जो रिटेल लोन्स हैं ये ओवरऑल जो रेवेन्यू है बैंक का उसकी बैकबोन की तरह काम करते हैं। इन जो कस्टमर का एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होती है, मतलब ओवरऑल कस्टमर, जैसे कस्टमर एक्विजिशन या एक्सपेंशन जिस तरह से करना है, उस स्ट्रैटेजी में रिटेल लोन जो मेन अट्रैक्शन है बैंक्स के लिए। रिटेल बैंकिंग जो है वो आपको बेटर रिजल्ट्स देती है, और जो आपका बॉटम लाइन ऑफ द बैंक है उसको इम्प्रूव करते हैं। रिटेल सेगमेंट जो है उससे रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फंड बहुत अच्छे डिप्लॉय हो जाता है। कंज्यूमर लोन्स जो हैं वो बेसिकली वो लोअर रिस्क भी होते हैं, उसमें एनपीए का परसेप्शन भी बहुत कम होता है, मतलब उसमें एनपीए के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओवरऑली जो आपका नेशन है उसका इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए और प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइफ स्टाइल इंप्रूव करते हैं, ओवरऑल लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल क्रेडिट आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन जनरल इंडिविजुअल्स को। रिटेल बैंकिंग जो है वो उसमें मार्केटिंग एफर्ट्स भी कम लगते हैं, और बेसिकली वो डिमांड ड्रिवन होता है। अगर कई लोगों को कार चाहिए तो वो रिटेल सेगमेंट में आ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए जैसे इंडिया में ज़्यादातर होता है ना कि अगर कोई फेस्टिवल है तो दिवाली का टाइम है या धनतेरस का टाइम है या नवरात्र का टाइम है, तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली आपका कार लोन्स बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से रिटेल सेगमेंट आपका इंप्रूव कर जाएगा। अदर प्रोडक्ट्स में क्या कहता है? अदर प्रोडक्ट्स में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब अदर में आ गया। डिपॉजिटरी सर्विसेज और ब्रोकिंग सर्विसेज भी अदर प्रोडक्ट्स में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक्सेट्रा, जैसे अभी तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बिक रहे हैं, बैंक से बिक रहे हैं। बिल पेमेंट, मल्टी सिटी चेक्स, पेमेंट गेटवे हो गया, आपको ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए या एयर टिकट्स बुक करने के लिए, वो सब अदर प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। प्रोसेस मॉडल क्या है प्रोडक्ट सर्विसेज का, उसके बारे में बात करिए। तो जो प्रोडक्ट सर्विसेज की जो प्रोसेसिंग है रिटेल बैंकिंग में, वो बेसिकली जो है वो 3 डायमेंशन से उसको अप्रोच किया जाता है। जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है वो इन हाउस रिसोर्सेज से करी जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन हाउस रहते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी कंप्लीट जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। और जो तीसरी अप्रोच होती है उसमें एंटायर प्रोसेस जो है वो आउटसोर्स किया जाता है। बस कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब किस किस स्टैंडर्ड पर कार्य किया जाएगा वो इंटरनली डिसाइड किया जाता है। तो 3 अप्रोच क्या होंगे? पहले तो इन हाउस, मतलब पूरा काम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। आउटसोर्स मतलब आपने पूरा काम आउटसोर्स कर दिया, बाहर अपने हिसाब से किया, आपको एंड रिजल्ट से मतलब रहेगा। लेकिन तीसरा प्रोसेस जो है वो नया प्रोसेस है, उसमें क्या है कि आप आउटसोर्स तो करेंगे लेकिन वो काम किस तरह से होगा, उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या मॉडल होगा, कैसे प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, वो आप डिसाइड करके उनको स्टैंडर्ड्स और जो प्रिस्क्राइब जो उनका प्रोसीजर होगा वो आप देंगे। ठीक है, ये तीसरा तरीका है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो प्रोसेस रहता है वो बेसिकली इन हाउस रिसोर्सेज पे ही रहता है, ज़्यादातर यही होता है। बट कुछ बैंक्स में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसका कुछ पार्ट जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। बट जनरली ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउटसोर्सिंग का काम नहीं करते हैं। अब जो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक आ रहे हैं उसमें आउटसोर्सिंग धीमे धीमे की जा रही है। जो फॉरेन बैंक्स हैं उनमें जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ज़्यादातर आउटसोर्स ही किया जाता है। और बहुत नॉर्मली इसको जो जो भी बैक ऑफिस का जो कार्य होता है वो ज़्यादातर इंटरनली कर लिया, अदरवाइज रिटेल बैंकिंग का पूरा सेगमेंट आउटसोर्स कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी रिसेंटली आरबीआई ने कुछ बैंक्स पर इसीलिए उनका लाइसेंस भी रद्द किया था। यही रीज़न था उसमें, कुछ एनबीएफसीज का एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने अपना केवाईसी और जो बहुत बेसिक वर्क था उसको भी आउटसोर्स कर दिया था, विच वॉज अगेंस्ट द नॉर्म्स। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आगे बताया गया है। बैंक क्या करता है, वो मॉडल्स डेवलप करता है जिससे कि सही प्रोडक्ट सर्विसेज की सही प्राइसिंग हो सके। जो मार्केट डायनेमिक्स होते हैं, रिस्क परसेप्शन होता है, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, कितना टेन्योर और ड्यूरेशन के लिए रिसोर्स, चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, वो कैसे होगा, एसेट लाइबिलिटी का मैनेजमेंट, उसका पोजीशन, कस्टमर प्रोफाइल क्या है, इन सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर्स को फैक्टराइजेशन करते हुए जो प्राइसिंग है वो बैंक डिसाइड करता है। जो बैलेंसिंग होती है इन सभी डायनेमिक, इन सभी वेरिएबल्स की, और जो चैलेंजिंग मार्केट, जो मार्केट में जो भी चेंजिंग डायनेमिक्स होते हैं उन सबको ध्यान में रखा जाता है सही प्रोडक्ट की प्राइस करने के लिए। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी एडवाइस है,
चाहे ओवर्ट हो चाहे कवर्ट हो, वो भी प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मतलब आरबीआई या नाबार्ड क्या कह रहा है वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है प्राइसिंग का इसमें असेट और लाइबिलिटी इसके लिए, सॉरी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, वो बेसिकली असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो होता है बैंक्स का, उससे साथ घुला मिला रहता है। टेक्नोलॉजी मॉडल रिटेल बैंकिंग में क्या कहते हैं, तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है रिटेल बैंकिंग के लिए, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ओवरऑल रिटेल बैंकिंग के इनिशिएटिव्स बैंक के कैसे होंगे उसके लिए। तो टेक्नोलॉजी मॉडल है बेसिकली वो अडॉप्ट किया जाता है बैंक्स के इन हाउस मॉडल्स या आउटसोर्स मॉडल्स, या पार्शियली इन हाउस एंड पार्शियली आउटसोर्स, जो हमने शुरू में ही पढ़ा ना, इन हाउस इन हाउस एंड आउटसोर्स करके, वही है। इन हाउस मॉडल रहेंगे, आउटसोर्स मॉडल रहेंगे, या पार्शियली इन हाउस एंड पार्शियली आउटसोर्स, ठीक है, मिक्स्ड अप्रोच रहेगी। रिटेल और कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, रिटेल बैंकिंग जो है बेसिकली वो इंडिविजुअल सेगमेंट पे टारगेट करता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंकिंग वो बेसिकली बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का डील करता है। रिटेल बैंकिंग जो है वो मास मार्केट बैंकिंग मॉडल है, लेकिन जो कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग है वो बेसिकली स्मॉलर सेगमेंट यानी सिर्फ बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेस को डील करता है। रिटेल बैंकिंग जो है वो B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच है, लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है वो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच है। जो टिकट साइज़ है रिटेल लोन का रिटेल बैंकिंग में वो कम होता है, लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो रिटेल बैंकिंग है उसमें रिस्क फैला हुआ रहता है, मतलब रिस्क का वाइड स्प्रेड रहता है, और लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसमें रिस्क बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इसीलिए हाई रिस्क हो जाता है कॉर्पोरेट बैंकिंग का। जो रिटर्न्स है रिटेल बैंकिंग में वो भी उनका भी स्प्रेड ज़्यादा रहता है अलग अलग एसेट्स के लिए, लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उनमें जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली लो रहता है, उसमें बार्गेनिंग भी ज़्यादा होती है और लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं। मतलब आप जब एसेट लेते हैं, जब आप लाइबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा रखना पड़ता है, जब एसेट देते हैं तो आपको इंटरेस्ट कम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेज मेजर चंक होता है। जो मॉनिटरिंग और रिकवरी होती है रिटेल एसेट्स रिटेल लोन्स में, वो बहुत लेबोरियस होती है, क्योंकि आपको 100 लोगों से बात करनी है, लेकिन जो कस्टमर जो कॉर्पोरेट है उसमें आपको मॉनिटरिंग इजी होती है, बिकॉज आपको बड़ा ही एक भला लोन, एक ही लोन है लेकिन बड़ा अमाउंट में, तो आपको एक ही पर्सन है, एक ही क्लाइंट से डील करना है, एक ही कॉर्पोरेट से डील करना है। जो लाइबिलिटी साइड यानी कि जो आप अक्वायर कर रहे हैं, जो डिपॉजिट अक्वायर कर रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो रिटेल में कंपैरेटिवली लोअर रहता है, लेकिन जो उसमें कॉर्पोरेट हाउसेज जो आप जो अक्वायर करते हैं डिपॉजिट, उसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा रहता है, उसमें टिकट साइज़ भी ज़्यादा रहता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है, क्योंकि टिकट साइज़ ज़्यादा है इसीलिए उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी उसका ज़्यादा हो जाता है, और उस पर प्रेशर भी होता है कॉर्पोरेट की तरफ से कि वो हायर इंटरेस्ट रेट पर आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो जो इम्पैक्ट ऑफ एनपीए है वो बेसिकली कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज़्यादा पड़ जाता है बैंक के ऊपर, लेकिन रिटेल बैंकिंग में क्योंकि टिकट साइज़ कम है इसलिए एनपीए का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं आता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।